नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। राजस्थान जियोग्राफी चल रही है हमारी और उसमें स्थिति विस्तार को कंप्लीट किया। उसके बाद हम भौतिक स्वरूप की ओर बढ़े, राजस्थान का कैसा है, उसमें हमने विशेषताएँ देखी, महत्वपूर्ण क्यों है वो देखा, जलवायु कैसी है वो देखी और वही टॉपिक हमारा चल रहा है। काफ़ी बड़ा है भौतिक प्रदेश, तो काफ़ी ज़्यादा क्लासें लगेगी। तो मरुस्थलीय प्रदेश मतलब कि लगभग 61.11% वो हमने कंप्लीटली पूरा पढ़ा। काफ़ी सारी क्लासें ली, काफ़ी सारी डिटेल में पढ़ा और पूरा किया। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारा चल रहा है टॉपिक। उत्तरी अरावली पढ़ लिया है, मध्य अरावली पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली को लेकर। काफ़ी कुछ जानना है इसमें, काफ़ी कुछ समझना है। सिर्फ चोटियों की बात नहीं है और दर्रों की बात नहीं है। अरावली को लेकर चोटियाँ, दर्रे ठीक है कि एग्ज़ाम के लिए हाँ महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, क्रम पूछ लिया जाता है वो, लेकिन ये ठीक है। लेकिन उससे हटकर इस विशेषताएँ जो होती है ना, वो पूछ ली जाती है। अगर वो पूछ ली जाती है तो फिर उसमें कोई मतलब कि आपको पढ़ने की, इफ़ेक्ट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ समझना पड़ता है चीज़ों को और आसानी से आप कर लोगे, आंसर दे दोगे। और इस अरावली के साथ और मध्य अरावली के साथ कितनी सारी नदियाँ जुड़ती हैं, वो जो पूरे राजस्थान में फैली हुई है फिर। इधर से निकलने वाली जो बनास नदी है वो चंबल के सहारे यहाँ तक जा रही है, तो पूरे मैदानी भाग को और हाड़ौती पठार को 2 भागों में बाँटने का काम वो नदी कर रही है, तो वो कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई है। तो ऐसी काफ़ी सारे फैक्ट और ये चीज़ें जो निकलेगी ना, वो अरावली से ही निकलेगी, तो इसको समझना पड़ता है। चोटियाँ रटने से नहीं होने वाला है कुछ। पूरे राजस्थान को जानने के लिए हमें अरावली के, क्योंकि बीचों-बीच है और राजस्थान को 2 भागों में बाँट रही है। वो इधर से मरुस्थल को फैलने से रोक रही है, तो इधर से मतलब कि इधर से जो रोडा अटका रही है ना बीच में, देखो राजस्थान की आड़ी पड़ी हुई है, इसको आड़ा पर्वत भी कहते हैं। तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है इस तरफ, तो वो कहीं न कहीं पूरे आधे राजस्थान में बारिश करने का काम कौन कर रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? ये अरावली के कारण हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, तो हमें विशेषताएँ और महत्व काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा इसलिए। तो अब शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं अपना, ठीक है? अब देखना, 2 अरावली हमने पढ़ ली है, विशेषताएँ भी पढ़ी है, महत्वपूर्ण क्यों जो भी पढ़ी है, चोटियाँ भी पढ़ी है। अब इसकी बात करते हैं, दक्षिणी अरावली। तो फिर से उसी चीज़ पे लौटेंगे जहाँ से हमने अरावली को पढ़ना शुरू किया था। और सबसे पहले हमने जब मरुस्थल पढ़ा था ना, तब हमने देखा था कि इधर जो पूरा इलाका है वो कैसा है? शुष्क इलाका है। इधर जो इलाका है वो कौन-सा है? शुष्क इलाका है और अर्धशुष्क। क्या आपको पता है शुष्क और अर्धशुष्क में क्या अंतर होता है? बस इतना ही अंतर होता है कि शुष्क में बारिश बिल्कुल ही कम होती है या ना के बराबर होती है और अर्धशुष्क में बारिश ठीक-ठाक होती है। अब अर्धशुष्क जो जलवायु होगी उसमें अगर ठीक-ठाक बारिश हो रही है तो ठीक-ठाक वनस्पतियाँ उग जाएगी। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अर्धशुष्क वनस्पति कह सकते हैं ना? हाँ, तो ये चीज़ है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, अर्धशुष्क कह सकते हैं। अब इसी अर्धशुष्क वनस्पति को हम पर्णपाती भी तो कह सकते हैं ना? अर्धशुष्क का मतलब क्या हो गया कि हल्की-फुल्की बारिश हो रही है, ठीक-ठाक 25 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है। उस बारिश में कुछ समय तक बारिश होती है तो पेड़-पौधे अच्छे हरे-भरे हो जाते हैं और जैसे ही मानसून गया और जब गर्मी आएगी, ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी, तो ऐसा चलता रहता है। तो जैसे ही गर्मी आएगी, गर्मी आने के बाद क्या होगा बताओ? पत्ते झड़ने लगेंगे। तो ये पर्णपाती का जो अर्थ होता है ना, अर्धशुष्क से जुड़ा हुआ चीज़ है और ये यही होता है। तो ये क्या अपने दक्षिण अरावली में होता है क्या चीज़ें? ये होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि मैदानी भाग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मध्य अरावली है तो न्यूनतम क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे चोटियाँ और दर्रे मिल जाते हैं हमको, हमने देखा था। यहाँ पे दर्रे नहीं मिलते हमको, चोटियाँ मिलती है। यहाँ पे और यहाँ पे जो चोटियाँ है ना, समझना इसको, ये अगर बात करेंगे तो ये तो है इस अरावली की, उत्तरी अरावली की। चोटियाँ कह दो, घाटियाँ कह दो, तो इनमें दूरी बहुत है। जहाँ चोटी होगी और एक चोटी और दो चोटियाँ होगी ना, तो उसके बीच में अगर ज़्यादा गैप होगा तो वो घाटी है पर वो ज़्यादा दूरी पे स्थित है, तो मतलब कि मैदानी भाग के रूप में आ रहे हैं। लेकिन अगर मध्य अरावली की हम बात करेंगे तो यही चोटियाँ पास पास आ जाती है, इसीलिए इनको कहते हैं सकरी घाटियाँ हैं यहाँ पे और यहाँ पे फैलाव ज़्यादा है। मतलब कि ये अपर्दन हो चुका है पूरा इसका, मतलब ये खत्म हो चुकी है और मैदानी भाग के रूप में तब्दील होती जा रही है। तो ये क्षेत्र है और यहाँ पे संकरी घाटियाँ है, काफ़ी संकरी घाटियाँ कहते हैं। और दो मंगरों के बीच से जो काट के जो रास्ता निकलता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा। तो यहाँ पे जो रेल मार्ग है, पहले जो लड़ाई हुई थी तो कहीं ना कहीं दर्रों का मतलब काफ़ी योगदान रहा है इस क्षेत्र में। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ ऊंचाई न्यूनतम है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि न्यूनतम ऊंचाई है। समझना इस चीज़ को कि यहाँ पे जो ऊंचाई है ना बिल्कुल न्यूनतम है। अजमेर न्यूनतम क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। और जो हमने चोटियाँ देखी थी वो भी 900 से 1000 के बीच में ही थी। यहाँ पे एक चोटी बहुत बड़ी मिल जाती है हमको, एक 10,055 मीटर, ऐसी कोई 2-3 चोटियाँ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ना तो 1722 मीटर चोटी है, देख लो आप।
और वो है गुरु शिखर। जो गुजरात का क्षेत्र है ना, बनासकांठा, आपने देखा होगा साबरकांठा बनासकांठा, वहां तक फैली हुई है ये अरावली उत्तर में। वहां तक पालनपुर की पहाड़ियां गुजरात से शुरू होती है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। तो अगर बात करेंगे ना उत्तर की, मतलब कि सॉरी दक्षिण की, तो दक्षिण में जो पालनपुर की पहाड़ियां है, बनासकांठा हो गया, साबरकांठा, वहां तक फैली हुई है। तो यह ऊंचाई मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई हमको यहाँ इस अरावली की जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे? तो सबसे ज्यादा मिलेगी सिरोही के अंदर, और सिरोही में भी कहाँ पे? तो आबू क्षेत्र में। और अपने जो कहाँ पे है ये गुरु शिखर, सिरोही में तो है, आबू पर्वत के पास, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर आगे की बात करें, अगर वर्षा की बात यहाँ पे करें ना हम, तो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर औसत बताई गई है, पूरी अरावली की औसत बताई गई है। जब हम देखेंगे पूरी अरावली की तो औसत बताई गई है, लेकिन स्पेशल अगर इसी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये लगभग औसत निकल के आएगी 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरी की तो 50 से 90 बता रखी, लेकिन अगर इसी की बात करेंगे और सिर्फ आबू आबू पर्वत की बात करेंगे ना, आबू क्षेत्र की, तो वो होगी अपने 150 सेंटीमीटर तक। 50 से 150 सेंटीमीटर तक होगी। तो क्यों? कारण क्या है? आने वाला मानसून अरब अरब खाड़ी की मतलब कि अरब सागर से जो मानसून आता है, वो मानसून सबसे पहले कहाँ पे आएगा? तो राजस्थान में, तो इस सिरोही वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे करेगा? तो सिरोही में करेगा और उदयपुर में करेगा, ध्यान रखना। एक तो सिरोही और उदयपुर, ये दोनों चीजें हमारे सामने है। सिरोही ये हो गया और उदयपुर हो गया। कारण क्या है कि काफी ऊंचा उठा हुआ भाग है, काफी ऊंचाई वाली चोटियां मिलेगी, वो आपको कहाँ पे मिलेगी? एक तो उदयपुर में मिलेगी और सिरोही में मिलेगी। और ये राजस्थान के सबसे दक्षिण में आ रहा है इलाका, ये जो क्षेत्र है ना सबसे दक्षिण में आ रहा है। तो अरब सागर की जो शाखा आती है वो यहाँ से टकराने के बाद हमारे मतलब कि काफी ज्यादा बारिश कर देती है। एक बार हम समझ लेते हैं इसको, अरब सागर को भी देखना ध्यान से। अपना भारत है ये, दक्षिण भारत। तो यहाँ पे जो अरब सागर क्षेत्र है ना, यह जैसे ही हवाएं उठेगी यहाँ से, इस क्षेत्र से, वो सबसे पहले टकराएगी पश्चिमी घाट पर। ये पश्चिमी घाट और बारिश कर देगी, जितनी बारिश यहाँ पे कर सकेगी ना वो कर देगी। जब आगे बढ़ेगी, फिर कुछ शाखाएं आगे बढ़ेगी तो गुजरात में होकर राजस्थान में आएगी। तो बीच में उनका कोई पर्वत श्रृंखला नहीं आएगी जो इतनी ऊंची हो। अब वो जितनी ऊंची कोई पर्वत श्रृंखला और नहीं आएगी। गुरु शिखर है ना ये, इससे नीचे ही रहेंगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी, मतलब कि काफी गहराई में होगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी यही बीच में आएगी रास्ते में। तो ये जो स्थिति है ना यहाँ पे आएगी, वो स्थिति यहाँ पे बनेगी इस क्षेत्र में। जैसे ही इस क्षेत्र में स्थिति बनेगी तो यहाँ पे वो मानसून की जो मानसूनी हवाएं टकराएगी। टकराने के बाद यह होगा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि बादलों का निर्माण कैसे होगा। जैसे ही यहाँ पे हवाएं टकराती है ना, टकराने के बाद वो ऊपर उड़ने लगती है। देखो, एक तो बहुत दूर दूर हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, लेकिन काफी दूर दूर है। अब अगर उसी उन्हीं ठंडी हवाओं को हम पास में करेंगे तो ठंड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ। तो ये हवाएं जब इकट्ठी होने लगेगी ना, ये तो ठंडी होने लगेगी, और ठंडी होगी, भारी होगी, और इन पर जब पीछे से हवाएं आ रही उनका दबाव पड़ेगा ना, तो ऊपर उठने लगेगी। तो ध्यान रखना, हवाएं ठंडी होते हुए ऊपर उठेगी, और जैसे ठंडी होते हुए ऊपर उठेगी ना, तो कहीं ना कहीं वो भारी हवाएं बादलों का रूप ले लेगी। बादलों का निर्माण होने लगेगा यहाँ पे, पानी वाले बादलों का। और यही बादल जब सघन मात्रा में काफी ज्यादा घनत्व बन जाएगा और काफी ज्यादा फैल जाएंगे ना, तब वो बारिश कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे। और जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही हवाएं हल्की होगी, वो अचानक से वो स्पीड पकड़ लेगी और उठे। अब किसी चीज को आप पकड़ के खींच रहे होते हैं, और अगर एकदम छूट जाएगी तो कितनी तेज आगे बढ़ेगी। वही स्थिति कहाँ पे बनती है? यहाँ पे। और वही चीज हल्की होके फिर आगे बढ़ जाती है, और वो यहाँ पे अजमेर का इलाका, मध्य अरावली होकर उत्तरी अरावली होकर वो चली जाती है आगे हिमालय की तरफ। और जो कुछ बचा कुचा क्षेत्र बारिश होनी होती है वो हिमालय क्षेत्र में जाकर हो जाती है। फिर हिमालय के मतलब टकरा के शिवालिक के यहाँ पे बारिश कर देती है। इन क्षेत्रों में नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो स्पीड पकड़ लेती है, और इतनी ऊंचाई यहाँ पे नहीं मिल पाती है। यहाँ पे मिल जाती है जहाँ पे चोटियाँ, लेकिन ये सही नहीं है। बारिश होती है अरब सागर की शाखाओं की, हाँ, लेकिन कम होती है, इसलिए गिना ही नहीं जाता है। हमको कहा जाता है कि अरावली से हो रही है, लेकिन अगर जैसलमेर बारिश हो रही है, यहाँ पे इलाकों में बारिश तो होती होगी ना, ऐसा तो नहीं होती होगी, लेकिन किताबें हैं क्या गाएं, तो वो चीज़ है। तो किस तरह यहाँ पे अरब सागर में मानसून पड़ता है और यहाँ पे बारिश कर देता है, फिर ज़्यादा स्पीड पकड़ने के बाद हवाएं निकल जाती है और कहाँ पे? हिमालय पर्वतमाला। तो हमको नहीं कहा जाता है क्या कि समांतर रूप से गुजर जाती है हवाएं, अरावली के समांतर होकर निकलती है। वो कारण यही है कि यहाँ पे बादलों का निर्माण होता है, और जो बादल बनते हैं वहाँ पे बारिश कर देते हैं। अब ध्यान रखना कि राजस्थान में किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो कहाँ पे हो रही है? आबू में।
और किसके द्वारा हो रही है, तो ध्यान रखना मानसून के द्वारा। और कौन सा मानसून है, तो अरब सागर के मानसून के द्वारा। दिशा कौन सी है, तो ध्यान रखना एक तो पश्चिमी दिशा हो जाएगी, एक दक्षिणी दिशा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये, ठीक है, उसके द्वारा हो रही है। अगर बात करेंगे झालावाड़ की, करने वाले हैं वो आगे वैसे भी, तो यहाँ पे जो बारिश होगी ना वो अरब सागर से नहीं होगी। बारिश सबसे ज्यादा इस जिले में होगी, लेकिन अरब सागर से नहीं होगी। किससे होगी ये बारिश, होगी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से। यही क्षेत्र देखना, यहाँ पे मान लो कि अपना झालावाड़ है और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। अब मुझे देखो, मुझे क्या मतलब, इसको देखो, यहाँ पे जो आएगी ना हिमालय से टकराने के बाद, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में आएगी, क्योंकि पश्चिम में निकले हुए भाग हैं ये, पश्चिम में निकले हुए भाग हैं। और कहीं ना कहीं इधर विंध्याचल पर्वतमाला है, तो हल्का फुल्का असर, इतना ऊंचा नहीं है क्षेत्र, लेकिन हल्का फुल्का असर रहता है, तो वो बादल यहाँ पे बनने का ज्यादा कारण बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, इधर प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पे भी चोटियां मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ऊंचा होने क्षेत्र के कारण हवाएं रुक जाती है, स्थिर हो जाती है ठंडी हवाएं, और इकट्ठी होने लगती है। इकट्ठी होने के कारण यहाँ पे झालावाड़ में ज्यादा बारिश कर देती है। तो समझ आ गया ना कि बारिश कैसे हो रही है, ठीक है। अब हमको देखना है कि अर्धशुष्क और पर्णपाती वन तो झड़ जाते हैं, मतलब कि पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध जलवायु वनस्पति भी पाई जाती है क्या? उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, समझना इसको, ठीक है। चलो अर्धशुष्क तो मान लिया कि इस क्षेत्र में होंगे, हिमालय के पास आ रहा है क्षेत्र, तो अर्धशुष्क तो होंगे। लेकिन क्या राजस्थान में ऐसा क्षेत्र है क्या जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब कि हमेशा हरे भरे रहते हैं? तो पाए जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे भी ऊंचे क्षेत्र मिलेंगे ना, उदयपुर हो गया, आबू पर्वत हो गया, तो ऐसे ऊंचे क्षेत्रों में क्या होगा, सूरज की रोशनी तो पहुंचेगी लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। कारण क्या है कि काफी ज्यादा घने हो जाएंगे। जब ज्यादा बारिश होगी तो नमी लंबे समय तक रहेगी, मतलब कि गीलापन, उमस, उमस कहते हैं ना, उमस, वो लंबे समय तक रहेगी। लंबे समय तक रहेगी, सड़न गलन होगी, उससे प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा पौधों को, तो वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसके कारण वो लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे। और दूसरी चीज़, सूरज की किरणें है ना, वो कम पहुंच पाएगी वहाँ पे, बड़े पत्ते रहेंगे, ठीक है, तो सूरज की किरणें कम पहुंच पाएगी। तो कम पहुंचने के कारण क्या है कि वो ज़्यादा मतलब सूख नहीं पाएगी, तो वो हरे भरे रहेंगे पेड़ पौधे। तो वो जो उपोष्ण कटिबंध जो जलवायु है ना, यही चीज़ है, यही चीज है कि यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, जहाँ पे भी सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां होंगी ना राजस्थान में, वहां पे पाए जाएंगे। और कहाँ पे है ऊंची चोटी, गुरु शिखर, सिरोही और उदयपुर, ठीक है, ये क्षेत्र है। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि हमने उपोष्ण क्यों कहा, तो ये कटिबंध वाला टॉपिक है। और हमने जब कटिबंध पढ़े थे तब हमने देखा था इंडियन ज्योग्राफी में कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे कर्क रेखा गुजर रही है। अब कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र, दोनों में क्या है, मुझे आप बताना, कमेंट करना, इस चीज को करनी समझ में आएगी। तो जब हम खत्म कर देंगे ना रावली को, एक बार वापस जब विस्तार से देखेंगे तब हम समझेंगे उसको, कटिबंध क्या होता है। लेकिन आपको ये आना चाहिए, कटिबंध तो आने चाहिए आपको। तो मुझे बताना कि कर्क रेखा का ही जुड़ाव है, इसीलिए इसको उपोष्ण कह रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए हमको उसको उपोष्ण कह रहे हैं। बाकी हम उष्ण भी कह सकते थे, उष्ण भी कह सकते थे, या उपाद्र भी कह सकते थे, उपाद्र, ठीक है, या आद्र भी कह सकते थे, लेकिन हम इसको उपोष्ण कह रहे हैं। कारण मुझे बताना कि क्या है, कारण है ये कर्क रेखा बस। तो कमेंट में आपका जो भी जैसा जवाब हो ना, आप जवाब देना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने वर्षा कितनी सेंटीमीटर की है हमने देख लिया कि दक्षिण अरावली में वर्षा कैसी है। उसके बाद अगर हम एक चीज देखना चाहें तो इसका फैलाव कितना है, तो हमने देखा था कि 30-35 किलोमीटर फैलाव यहाँ पे है इसका, 30 से 50 किलोमीटर ज्यादा ज्यादा, क्योंकि हर कुछ चोटियां बहुत दूर दूर फैली हुई। तो अगर उसको जोड़ ले, अगर नहीं जोड़े तो 30 किलोमीटर है। वो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आरबीएससी की जो राजस्थान दिल्ली की बुक है ना, उसमें यहाँ पे इसके लिए 30 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। अगर इसकी ऐसी बात करें तो ये लगभग 100 किलोमीटर फैला हुआ है, 100 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और जो ऊंचाई मिलती है तो वो देख लो आप, 1722 चोटी सबसे ऊंची है, तो ऊंचाई इतनी मिल जाती है। लेकिन एवरेज अगर देखेंगे तो 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे मिल जाती है। तो ये क्षेत्र हो गया अपना दक्षिणी अरावली। अब इसमें क्या छूटा है, तो एक चीज और हमको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, कृषि, कृषि की बात भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो कृषि क्या होती है, देखो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ चोटियां मिलेगी आपको, एक तो काफी ऊंची चोटियां, एक काफी नीची चोटियां मिल जाएगी, वापस काफी ऊपर चोटियां मिल जाएगी, वापस नीचे। तो ढलान है ना, वो तीव्र ढलान है, एक चोटी तो इतनी ऊंची, एक चोटी इतनी, एक उतनी, ठीक है। तो ढलान काफी तीव्र हो जाता है, कभी कम वापस तीव्र वापस कम, इस तरह होता है। तो यहाँ पे खेती करना तो बिल्कुल ही मतलब कि मतलब
कम ही हो पाती है। हो कर तो लेते हैं लोग, देखो सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं यहाँ पे। चोटी होगी तो वहाँ पे थोड़ा खेत बना देंगे और वापस नीचे इलाका होगा थोड़ा काट कूट के वो एक खेत और तैयार कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे पट्टियों के रूप में बना देते हैं और पास पास में रास्ते बना देते हैं वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, वाहन ले जाने के लिए, संसाधन ले जाने के लिए। तो ये ऐसी स्थिति बन जाती है। तो सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पे भी सीढ़ी नुमा, लेकिन यहाँ पे खेती हो जाती है। कारण क्या है कि ऊंचाई कम है। देखो एक तो ये है, ठीक है, अब ऊंचाई कम है ना इनकी, तो यहाँ पे मिट्टियां बह बह के आएगी तो यहाँ पे मैदानी भागों का निर्माण कर देगी और इन्हीं के बीच से कुछ दर्रे निकलेंगे ऐसे जो रास्ते होंगे, ठीक है, इस तरह पर्वतों काट के दर्रे निकलेंगे, लेकिन जो घाटियां होंगी ना उनके बीच में थोड़ा मैदानी भाग होगा तो खेती हो जाएगी। अब यही स्थिति यहाँ पे बनती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैदानी भाग क्या कितना बन जाएगा यहाँ पे। तो इस ऐसे मतलब कि फिर क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं ये ऐसे और ऐसे ऐसे, तो इस तरह के एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है, यहाँ पे बना देते हैं लोग मशीनों से जेसीबीओं से सहारा लेके करते हैं और काट देते हैं, फिर यहाँ पे खेती करने लग जाते हैं। तो इस तरह की खेती यहाँ पे हो पाती है सीढ़ी नुमा, क्योंकि काफी ऊंचाई ज्यादा है ना, तो ढलान ज्यादा तीव्र होगा, तीव्र ढलान होगा तो फिर वो खेती नहीं हो पाएगी। अगर पूरे अरावली की हम बात कर लें तो लगभग 44% क्षेत्रफल पर खेती हो पाती है, पूरी अरावली की 44%। तो देख लो आपके लगभग 56% से 60% भाग पर खेती नहीं कर पाते हैं। तो काफी सीमित खेती होती है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे होगी, तो अरावली के इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती होगी, आप ध्यान रखना। मरुस्थल में कितनी नहीं हो पाती है ना, हमने देखा था नहीं हो पाती है, अरावली में भी कम हो पा रही है। तो अब इस क्षेत्र में जब भी हम पढ़ेंगे ना तब देखना कि खेती कितनी भयंकर होती है। मैदानी भाग आ रहा है, चित्तौड़गढ़ हो गया, इधर ये भीलवाड़ा हो गया, ये क्षेत्र हो गए, यहाँ पे नदियाँ निकली है, नवीन जलोढ़ मिट्टी लेके आएगी तो खेती काफी अच्छे से हो पाएगी। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, जहाँ पे कपास सबसे ज्यादा हो पाती है ऐसे क्षेत्रों में। जब अरावली को कंप्लीट पढ़ लेंगे एक बार चोटी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में धर्रे पढ़ लेंगे, धर्रों के बाद एक बार वापस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में मिट्टियाँ कौन सी है, ठीक है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की खेतियाँ हो पा रही है, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। कृषि की बात हो गई और मिट्टियों की बात करेंगे तो देखो जो हम देखते आ रहे हैं ना वही चीज यहाँ पे भी मिलेगी, वही चीज यहाँ पे मिलेगी। कौन सी, इधर से हिमालय से उड़ के आने वाली मिट्टियां होगी, रेतीली शुष्क मिट्टी हो जाएगी, अर्ध शुष्क मिट्टी हो जाएगी, रेतीली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है, नदियों के द्वारा जो बहा के ले जाएगी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ज्वालामुखी निकला हुआ है यहाँ पे तो काली मिट्टी हो जाएगी, और इसी ज्वालामुखी के द्वारा यहाँ पे हाड़ौती का पठार का निर्माण हुआ तो यहाँ पे भी काली मिट्टी हो जाएगी। तो ऐसे मतलब हमको निकालने पड़ेंगे फैक्ट, तभी हमें को याद होंगे। तो एक बार ये मैप बना लो आप, और जो आपको लगा हो ठीक वो लिख लेना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आराम से बना लेना मैप, रोक के, कोई जल्दबाजी मत करना, और ध्यान रखना कि गाइडों में सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैप के द्वारा ही अपने नोट तैयार करना सारे, और गाइड किस लिए लिखी गई है, आपके लिए तो लिखी गई है। अब आप कितने घंटे बर्बाद करोगे लिखने में, इससे अच्छा तो आप गाइडों को पढ़ने लग जाओ और समझने के लिए आप मैप तैयार करो और नोट्स तैयार करो, ठीक है। यही चीज़ आपके लिए सरल होगी। बाकी आप लिखने बैठोगे तो पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको एक साल लगेगा, अब एक साल आप लिखने बैठोगे तो फिर आप पढ़ोगे कब, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, बाकी गाइड है कितनी लिखी गई है सब आपके लिए तो लिखी गई है, वो चीज़ें हैं। तो दक्षिणी अरावली ये थी हमारी। एक चीज़ और है कि देखो घास होती है ना, घास के बारे में सुना होगा, जैसे कि जैसलमेर में हमने देखा, जैसलमेर में क्या पूरे मरुस्थल में हमने देखा था। तो यहाँ पे भी ऊंची चोटियां है, बारिश तेज हो रही है तो बताओ मिट्टी तो बह के चली जाएगी। तो जब पथरीली जहाँ पे जमीन मिलेगी ना आपको, पथरीली जमीन, वहां पे घास भी उग जाएगी, और वो घास हमें दक्षिणी अरावली में देखने को मिलती है, ठीक है। जहाँ भी पथरीली जमीन होगी वहां पे घास उगाएगी, तो वो चीजें यहाँ पे मिलती है। जब मंगरे देखे होंगे ना, मंगरे में आप गए होंगे ना, वहां पे तो देखा होगा कि छोटी छोटी कितनी घास उगी हुई होती है, वही स्थिति होती है यहाँ पे, झाड़ियाँ मिलेगी, घास मिलेगी, ऐसी चीजें यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं चोटियों को लेकर कि यहाँ पे कौन कौन सी क्या चोटियाँ है। तो देखो चोटियों को लेकर एक कहानी है, मैं सुना देता हूँ आपको, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आप अपने हिसाब से गाइड से कोई ट्रिक बना के याद कर लेना। तो सुना देता हूँ मैं, बना दी तो क्या करें। एक मिनट में लाइट बंद कर देता हूँ। राजस्थान की सबसे पुरानी अरावली
कि पहाड़ियों में एक, ठीक है, गुप्त मिशन पर लिखना है इसको कैसे कैसे, तब याद होगी। वो मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन लिखोगे तो याद हो जाएगी ये चीज़। राजस्थान की सबसे पुरानी, देखो सबसे पुरानी कौन सा क्षेत्र है, अरावली है ना, तो सबसे पुरानी अरावली की पहाड़ियों में एक गुप्त मिशन पर गुरु शिखर, गुप्त मिशन पर गुरु शिखर 1700 मीटर था। ठीक, एक व्यक्ति था गुरु शिखर, अपने गुप्त मिशन पे था वो। कैसा मिशन था, तो मिशन यही था कि जैसे झालावाड़ हो गया, सिरोही हो गया, तो इनसे लड़ना और जीतना कैसे, ऐसा मिशन था। लेकिन तैयारी कर रहा था लड़ने की बस। जो सबसे ऊंचाई पर था, पता है आपको, सबसे ऊंचाई पर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई पर था, और सिरोही में सब पे नजर रखे रखे हुए था। उसकी टीम में जो थी तेज चित्रार, उसकी बहन थी शेर नाम था। ठीक है, शेर कितनी बड़ी थी, तो 1597 मीटर बड़ी थी। और एक शांत स्वभाव का अचलगढ़ था। ठीक है, 1580 मीटर का था वो। उसके बाद ये सिरोही के थे। आगे बात करते हैं कि खास साथी था, सबसे अच्छा साथी था ना किसका, गुरु शिखर का, वो था 1295 मीटर अबू। ठीक है, जो सबका रास्ता तय करता था, सबको रास्ता दिखाता है कि आपको क्या करना है। सिरोही के लोगों को, सिरोही की जो हमने बात की ना, गुरु शिखर हो गया, चलगढ़ हो गया, इनको रास्ता दिखाने का काम कौन करता था, तो अबू करता था। और दत्तात्रेय इसी के साथ था, इसी की टीम में था, और 869 मीटर बढ़ा था वो। उसके बाद अगर दुश्मनों की बात करें, तो जो टीम थी ना, वो उदयपुर की टीम थी सबसे ताकतवर। और उदयपुर में सबसे ताकतवर आपको पता है झरगा। ठीक है, झरगा था 1431 मीटर बड़ा था, ताकतवर था। और उसी का साथी था दिलवाड़ा, सॉरी साथी नहीं था, महिला साथी था दिलवाड़ा, सबसे सुंदर था, सुंदर थी मतलब सबसे सुंदर थी। और एक था कमलनाथ, 1000 मीटर कमलनाथ था, और 1442 मीटर दिलवाड़ा था, दिलवाड़ा थी मतलब। ठीक है, योजना बनाते थे ये लोग इसके लिए, झरगा के लिए, कि लड़ाई कैसे जीतनी है। उसमें कुछ साथी थे और, ठीक है, लोग और थे। एक तो गोगुंदा था, 840 मीटर बड़ा था। ऋषिकेश 877 मीटर बड़ा था। सज्जनगढ़ 950 मीटर बड़ा था। और ये लोग जो पहाड़ी पे बैठते थे, बैठ के निगरानी करते थे किसके लिए, झरगा के लिए। ठीक है, कहाँ पे, उदयपुर में। अगर राजसमंद में, फिर राजसमंद की बात करें ना, तो राजसमंद में एक गुप्त किला था कुंभलगढ़। ऊंचाई की अगर बात करें तो 1224 मीटर था। ऊंची दीवारें थी, मतलब कि जासूस था वहाँ का लीलगढ़। ठीक है, वहाँ का कुंभलगढ़ में जो ऊंचा किला था ना वहाँ का, 874 मीटर ऊंचा था वो। जासूस अजमेर में दो जुड़वा जासूस थे, टोडगढ़ 934 मीटर और तारागढ़ 870 मीटर, जो भी खबरें इधर से उधर पहुंचाते थे। अब आप कहोगे कि अजमेर तो यहाँ पे है, तो देखो वो दूर की खबरें इधर उधर पहुंचा रहे थे, तो शामिल कर लिया हमने कि मध्य अरावली की खबरें अगर यहाँ पे पहुंचाने की काम कोई कर रहा है ना, यहाँ की खबरें वहाँ पे, तो दो जासूस कर रहे थे अजमेर के। ठीक है, नाम क्या था, टोडगढ़ और तारागढ़। उसके बाद झालोर का गैंग आता है। झालोर, ये रहा झालोर, यहाँ पे झालोर का गैंग आता है। सबसे बड़ा सरगना इसी का, जालोर का ही था सबसे बड़ा सरगना। ठीक है, जसवंतपुरा था 1070 मीटर, जिसके पास था खतरनाक किला, किला था खतरनाक वाला। ठीक है, देखना वहां पर कौन सा किला है। सुंदा माता 870 मीटर ऊंचा था, एक साथी और था, और एक और साथी था इसराना भाकर। इसराना भाकर 839 मीटर ऊंचाई थी। बहुत दौड़, तेज दौड़ने में बहुत तेज था, तो मतलब समझ लेना कि ढलान बहुत तेज था। उसके बाद रोजा भाकर 730 मीटर छिपने में माहिर था, तो मतलब कि घनी पहाड़ियां होगी, छिपने में माहिर था। तो एक छोटा लड़ाकू था झारोल। ठीक है, झारोल था 588 मीटर, लड़ाकू था बहुत। उसके बाद कुछ छोटे मोटे और थे, देख लेना कि प्रतापगढ़ में सीता माता आपने देखा होगा, वो भी आया था लड़ने के लिए। डूंगरपुर का महावारी 630 मीटर, वो भी आया था। प्रतापगढ़ 1133 मीटर है। ठीक है, बांसवाड़ा का कालिंजर, वो भी लड़ने आया था 780 मीटर। भीलवाड़ा का विराट, विराट ठीक है 810 मीटर, वो भी लड़ने आया था। पाली का नाग पहाड़ 867 मीटर, वो भी लड़ने आया था। और चित्तौड़गढ़ का पठार
वो भी लड़ना आया था 540 मीटर। पाली का नाग पहाड़ 863 मीटर। अब ये लोग क्यों लड़ रहे थे आपस में? अब मुझे भी नहीं पता क्यों लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे। लेकिन इनको एक दिन अक्ल आ गई। उन्होंने सोचा कि लड़ने से कोई मतलब नहीं है, साथ रहेंगे और तो हमारी ताकत साथ रहने में है, लड़ने में नहीं है। तो फिर एक दिन इन्होंने लड़ाई खत्म कर दी और जहाँ थे ये वहीं अपने किले बना कर रहने लगे। तो वही स्थिति आज यहाँ की चोटियों की है, जो हमने देखा। आज वहीं स्थिर है, एक जगह स्थिर है, ये लड़ने की कुछ सोच भी नहीं रहे। लेकिन सरकार इनको खत्म करने में लगी हुई, तो उनको सरकार को कौन समझाए? सरकार के बेटे देखो विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे बेटे हैं जो रैलियों में झंडे लेके दौड़ रहे हैं। तो विदेश में पढ़ने वालों को क्या लेना देना ये जरगा पहाड़ियों में, गुरु शिखर में क्या हो रहा है? ठीक है। तो ये थी दक्षिण अरावली, कैसी लगी आपको बताना, कमेंट करके बताना। और ये कहानी ऐसी कैसे आप लिख लेना, ताकि रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चोटियाँ सारी याद हो गई है। अगर ये 2 बार पढ़ लोगे तो फिर कहानी याद हुई तो चोटियाँ सारी याद हो गई। लगभग ये 25-26 चोटियाँ हैं, इससे ज़्यादा क्या चोटियाँ याद करनी है? ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, क्वेश्चन पूछना, तारीफ नहीं करनी है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।